ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहां से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो मंदिर। अभी आप देख रहे हैं कि तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद का प्रकरण, ये मामला काफी चर्चा में भी बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिनों यह कहकर सनसनी फैला दी कि पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी के शासन में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में चर्बी युक्त घी का प्रयोग हुआ था। उल्लेखनीय है कि तिरुपति मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी नामक सरकारी ट्रस्ट करता है और टीटीडी के कार्यकारी अध्यक्ष जी श्यामला राव ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद टीटीडी के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने प्रसाद में प्रयोग होने वाली घी की गुणवत्ता जांचने के आदेश दिए थे। घी के 5 आपूर्तिकर्ताओं में से एक ईआर डेयरी के नमूनों में घोर अनियमितताएं मिली हैं। घी की शुद्धता एस वैल्यू में मापी जाती है और इसका निर्धारित मानक 95.68 से लेकर 104.32 के बीच रहना चाहिए, लेकिन एआर डेयरी के सैंपल की इस एस वैल्यू मात्र 19.72 पाई गई। सैंपल में इतने निम्न स्तर को देखते हुए उसके घी में वसा यानी बीफ टेलो और सुअर की चर्बी और मछली के तेल के मिश्रण की आशंका व्यक्त की गई। और यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एआर डेयरी को ही आप देखिए द्रमुक शासन काल में तमिलनाडु के पलनी मंदिर में भी घी आपूर्ति का ठेका मिला था। एक बार आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। हालांकि जगन रेड्डी और एआर डेयरी ने आरोपों को निराधार बताया, परंतु नमूनों की लैब रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि तिरुपति जैसे संपन्न मंदिर में जिस प्रसाद को श्रद्धालु पैसे देकर खरीदते हैं, वहां सरकारी कंपनी KMF के भरोसेमंद उत्पाद नंदिनी को छोड़कर अनजान आपूर्तिकर्ताओं से घी क्यों लिया गया। हिंदू विरोधी छवि से ग्रस्त जगन रेड्डी और द्रमुक सरकारों द्वारा एक ही डेयरी को अनुबंधित करना भी असामान्य लगता है। घी में पशु चर्बी होने का आरोप अत्यधिक गंभीर है। ध्यान रहे कि अतीत में धोखे से गौमांस खिलाकर हिंदुओं के सामने मतांतरण माफिया ने धर्म भ्रष्ट होने का डर और ऐसी स्थिति में मतांतरण को ही एकमात्र समाधान बताकर पेश किया। और आप देखते हैं कि जगन द्वारा आरोपों के खंडन पर इसलिए भी भरोसा मुश्किल है क्योंकि टीटीडी पर कब्जे और उसकी गतिविधियों में जगन एवं मुख्यमंत्री रहे उनके पिता वाई सैमुअल राजशेखर रेड्डी का रिकॉर्ड विवादित रहा है। ईसाई मूल के पिता पुत्र ने ऐसे 2 लोगों को टीटीडी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जिन पर ईसाई होने के आरोप लगे। हालांकि इन दोनों अधिकारियों करुणाकर रेड्डी भूमना और वाई भी सुब्बा रेड्डी ने इन आरोपों का खंडन किया, परंतु भूमना की पुत्री के ईसाई पद्धति से विवाह का वीडियो सार्वजनिक हुआ था। नक्सली पृष्ठभूमि से आए करुणाकर रेड्डी का ऐसा बयान भी सार्वजनिक है जिसमें उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को काला पत्थर बताकर उसे चप्पल से पीटने की बात कही। और पेरियार सरी के घृणित बयान देने वाले व्यक्ति को पिता और पुत्र ने 2 बार टीटीडी का अध्यक्ष भी बनाया। रेड्डी पिता पुत्र की मंशा पर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि वह अपने खास रिश्तेदारों को टीटीडी अध्यक्ष पद पर कायम रखना चाहते हैं। भूमना और वाई भी रेड्डी दोनों ही जगन के करीबी रिश्तेदार हैं। तिरुपति स्थित तिरुमला की 7 पहाड़ियों को भगवान वेंकटेश्वर का पृथ्वी का निवास माना गया है। यहाँ किसी और मजहब के उपासना स्थल बनाने की मनाही है, लेकिन राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री काल और करुणाकर रेड्डी के टीटीडी कार्यकारी अधिकारी रहते दोनों ने पवित्र क्षेत्र को केवल 2 पहाड़ियों तक सीमित करने के प्रयास किए। उसी दौरान तिरुपति में कई चर्च और एक बड़ी आप देखते हैं कि मस्जिद अस्तित्व में आई और टीटीडी में बहुत से गैर हिंदुओं को नौकरी भी मिली। इसके साथ ही तिरुपति में अम्यूजमेंट पार्क जैसे मनोरंजन स्थलों को बढ़ावा देकर हिंदू आस्था के एक बड़े तीर्थ की पवित्रता को हल्का करने का प्रयास भी हुआ है। तिरुपति प्रसाद पर पैदा हुआ वर्तमान विवाद हिंदू आस्था पर भीषण आघात है। श्री श्री रविशंकर समेत कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इस प्रकरण की तुलना 1857 की क्रांति में गौवा से भरे कारतूसों के उपयोग से पैदा हुए
उत्तेजनात्मक कृत्यों से की। और यह दुखद स्थिति इसलिए भी निर्मित हुई क्योंकि सरकारी नियंत्रण होने के कारण बड़े बड़े मंदिर गैर हिंदू और नास्तिकों के कब्जे में आते रहे। ऐसी स्थिति में जब तक किसी संस्थान को लेकर स्पष्ट कानून ना हो, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वे सभी संस्थान भी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं जिन पर स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण हो। ऐसे में नियुक्तियां, खरीद और प्रबंधन इत्यादि पर राजकोषीय नीतियां ही लागू होती हैं और इस कारण गैर हिंदुओं की नियुक्तियां कानून सम्मत हो जाती हैं, जिनका उपयोग बुरी नीयत वाले नेता हिंदुओं को मोह चढ़ाने और उनकी आस्था को रौंदने के लिए करते हैं। आज तिरुपति प्रसाद में चर्बी मिलाने का मामला है तो कभी मंदिरों से मूर्तियों की तस्करी, गहने चुराने, मंदिरों की जमीन हड़पने की खबरें आती रही हैं। तिरुपति मंदिर के ठीक सामने ईसाईयत के प्रचार को बढ़ावा दिया गया। मंदिरों में आप देखिए मंदिरों पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाए गए चढ़ावे का गैर धार्मिक कार्यों में किया गया उपयोग दान राशि की सरकारी लूट का माध्यम बन गया है। तिरुपति में हुए हालिया अनाचार के बाद यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आया कि सालाना करीब 1200 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त करने वाले मंदिर में प्रसाद सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला भी नहीं है। और इस प्रकरण में जिस तरह हिंदू भावनाओं को रौंदा गया है उसे देखते हुए दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बने और इसके साथ ही हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हिंदू समाज स्वयं सरकार के समक्ष मंदिर प्रबंधन और प्रशासन का एक सर्व समावेशी और मजबूत खाका पेश करे। और यदि इतने गंभीर प्रकरण के बाद भी मंदिरों को हिंदू नियंत्रण में वापस देने की कवायद शुरू नहीं होती है तो इस प्रकरण पर उपजा आक्रोश व्यर्थ है। अन्य समुदायों को अपने धर्म स्थलों की देखरेख का जैसा अधिकार है, आखिर वैसा हिंदुओं को क्यों नहीं है। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं विकास सारस्वत, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। 1857 की क्रांति का आप लोगों ने की जो कारतूस रहते थे वो चमड़े के बने रहते थे, खाल के बने रहते थे, उसमें गाय और सुअर। और गाय आप देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए पूजनीय था और आप वो लोग मानते थे गाय हिंदुओं के लिए, इसलिए वो क्रांति हुई थी ना, तो उसी को जोड़ के दिखाया जा रहा है। नई विभाजक रेखाएं खींचने की कोशिश। अपने देश में विभाजनकारी राजनीति नई नहीं है, हम भारतीय तो इसे विस्मित कर ही नहीं सकते हैं। किस तरह इसी राजनीति ने भारत का विभाजन कराया। तब केवल हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग कौम यानी राष्ट्र की ही नहीं बताया गया था, बल्कि हिंदू और उर्दू में भी भेद पैदा कर यह साबित करने की कुचेष्टा की गई थी कि उर्दू मुसलमानों की और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। ऐसी ही विभाजनकारी राजनीति नए सिरे से सिर उठाती दिख रही। यदि कोई यह कहे कि भारत में अन्य भारतीय भाषियों पर हिंदी को न केवल थोपा जा रहा है बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि बोलने वालों से यह भी कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका खानपान कमतर है, तो यह हर दृष्टि से एक विभाजनकारी और बेमनस पैदा करने वाला बयान है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम पहले भी किया गया, लेकिन यह पहली बार सुनने को मिल गया कि अन्य भारतीय भाषा भाषियों से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा के साथ उनकी संस्कृति और उनका खानपान भी कमतर है। कहना कठिन है कि राहुल गांधी के पहले भाषा को लेकर इतने बेतुकी और भड़काऊ बात किसने कही थी। और अपना हालिया अमेरिका दौरे के दौरान वह केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, वहां उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि भारत में सिखों के सामने कड़ा पकड़ी धारण करने और गुरुद्वारा जाने का संकट खड़ा हो सकता है। अब बहुत सारे आप देखिए जो कह रहे हैं बीजेपी का पक्षकार रहते हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। और जो कांग्रेस के पक्षकार हैं वो क्या कह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा एक पगड़ी धारक पुलिस से जिस तरह से बर्ताव किया गया था पुलिस अधिकारी से, तो उसी का उदाहरण राहुल गांधी दे रहे हैं। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब जब बीजेपी का कोई नेता कुछ कहेगा तो उसका बीजेपी वाले सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले विरोध करेंगे। और जब विपक्ष का कोई नेता कुछ कहता है तो आप देखते हैं कि उसका विरोध कौन करता है, बीजेपी वाले करते हैं और विपक्ष वाले उसका समर्थन करते हैं। और इसका विरोध हुआ तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी को अपने कहे को सही ठहराने के लिए मैदान में उतार दिए। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा यह बोले कि केंद्र सरकार ने पंजाब की आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है और चन्नी ने यह समझाया कि मोदी सरकार पंजाब की खेती को नष्ट करना चाहती। ऐसे बयान खालिस्तानी समर्थकों के मन की मुराद पूरी करने वाले ही हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं कि खालिस्तानी आतंकी गुरबत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान से सहमति जताई। इसके बाद भी पिछले दिनों राहुल गांधी की ओर से यही कहा गया कि उन्होंने अमेरिका में सिखों को लेकर जो कुछ कहा था उस पर आप देखिए वह कायम है। इसके पहले जब वह जून 2023 में अमेरिका गए थे तब उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों और ST समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखिए तब वह कांग्रेस के सांसद भर थे, अब नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जाति गणना पर भी जोर देने में लगे हैं। कांग्रेस के साथ अन्य अनेक दल भी जाति गणना की मांग कर रहे हैं और अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी
यह कह दिया कि जाति गणना होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी या नहीं, लेकिन यदि कोई यह समझा रहा है कि इससे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं। इसके बाद भी यदि कोई ऐसा ही मानकर चलता है तो उसे ऐसा मानने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जाति गणना की मांग करते हुए यह माहौल बनाना शुद्ध विभाजनकारी राजनीति है। दलित छात्र इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि ऊंची जाति के लोग प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहानी सुनाई थी कि अमेरिका में IIT जैसे एक परीक्षा में आश्वेत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रश्न पत्र श्वेत लोग बनाते हैं, और फिर एक बार आश्वेतों ने प्रश्न पत्र बनाया तो सारे गोरे फेल हो गए। यह काल्पनिक कहानी सुनाने के बाद उनका कहना था कि अगर IIT में अपर कास्ट लोगों के बनाए प्रश्न पत्र के कारण दलित छात्र फेल हो रहे हैं तो एक बार दलितों से प्रश्न पत्र बनवा कर देखें। भारत में जाति के सहारे जातीय वैमनस्य फैलाने की राजनीति पहले भी होती रही है। अनेक दल ऐसे हैं जो जाति आधारित राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। जाति की यह राजनीति अब ऐसे दौर में पहुंचती दिख रही है कि हर किसी की जाति खोजी जा रही है। यहां तक कि अपराधियों की जाति का उल्लेख कर यह माहौल बनाया जा रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह माहौल कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य पैदा होने का खतरा उभरने लगता है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी, और आप देखते हैं कि 1881 से नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय से। जातीय आधारित जनगणना यानी कि जातियों की जनसंख्या की बात हो रही है। 1931 में आंकड़े जारी किए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जातिवादी राजनीति के चलते सोशल नेटवर्क साइट पर ऐसे हैंडल लगातार बढ़ रहे हैं जो दूसरी जाति वालों को निशाना बनाते हैं और उन पर छिंटा कसी करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। हाल ही के समय में इसकी सिलसिला महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन के समय शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव के समय इसने अन्य जातियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए लेकिन यह सिलसिला थमने के बजाय तेज होता दिख रहा है। अब इसमें SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण समर्थक और विरोधी भी शामिल हो गए हैं। खतरा इसका है कि जातीय बैरभाव कहीं इंटरनेट की दुनिया में से निकलकर जमीन पर ना उतर जाए। और जातियां भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए और उनके बीच वैमनस्य पैदा किया जाए। ऐसा लगता है कि भारतीय समाज की पुरानी विभाजक रेखाओं को कुरेदने के साथ नई विभाजनकारी रेखाएं खींची जा रही हैं। विडंबना यह है कि जो विपक्षी दल भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं वे खुद ऐसी ही राजनीति न केवल खुलकर कर रहे हैं और बल्कि उसकी धार तेज भी कर रहे हैं। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इनके अपने विचार हैं। देखिए, जातिगत जनगणना के जो पक्षकार हैं वो कहते हैं पशु पक्षियों की जनगणना हो सकती है तो जातियों की जनगणना तो होना चाहिए। उनकी क्या समस्या है, उन्हें कहाँ अधिकार मिले हुए हैं, किस क्षेत्र में उनके कितने अधिकार हैं, कितनी हिस्सेदारी है, इस सब तो तभी मालूम चलेगा जब जातियों की जनगणना होगी। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी। तो ये है जीवन की राय। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्र है। इस सत्र को जानते हुए भी हम अपनी नासमझी के कारण रोज किसी ना प्रकार मरते हैं। और आप देखते हैं कि लोग जीता ऐसे है जो कभी मरेगा ही नहीं, इतने घमंड में, गुरूर में, और मरता ऐसे है कि कभी लगता है कि उसने जिया ही नहीं है। विनम्रता रखिए, हर हाल में इंसानियत रखिए, मानवता रखिए और आगे बढ़ते रहिए ईमानदारी से, क्योंकि मरना पक्का है। कोई अमर दुनिया में ना तो हुआ है ना हो पाएगा। कभी हताशा से तो कभी हमें अहंकार मार देता है, कभी कुंठा हमें मार देती है तो कभी चिंता में मरते हैं तो कभी सपने में मरते हैं। इतनी सारी समस्याओं के बीच जिंदगी जीना मानो पैरासूट लेकर विमान से कूदने जैसा साहस भरा काम है। हालांकि जिन्हें जीवन की मूल्यवत्ता का बोध है वे जीवन के हर पल का सम्मान करते हैं। दुखों का जलजला हो गया, सुनामी की लहरें, ये लोग उभरते जीवन को टूटने नहीं देते। याद रहे कि जीने के लिए भोजन, पानी, वायु जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आयु, जबकि मरने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक क्षण। उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र तक जीना दूसरा पहलू। उम्र चाहे बढ़ रही है परंतु जिंदगी घट रही है। उम्र तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि आप देखिए जीवन डोर है, किंतु जीना अपनी समझ, दृष्टि और बोध पर आधारित है। और आप देखिए जब तक हम जीवन को समझपूर्वक नहीं जिएंगे तब तक यही कहा जाएगा कि लंबी उम्र तो पाई, किंतु यह कहना मुश्किल है कि हमने लंबा जीवन भी जिया कि नहीं। और जीवन विकसित या वृद्ध होने की प्रक्रिया हो सकता है। विकसित होना वर्षों में जीवन को
जोड़ना है, वृद्धि होना, जीवन में वर्षों को जोड़ना है। वस्तुतः उम्र का आंकड़ा नहीं, अपितु जीवन को जीना मायने रखता है। यह अधिक महत्व रखता है कि कौन कितनी गहराई से या फिर सुगमता से जीता है। हमारे पूरे जीवन का अमूमन 1/3 हिस्सा तो नींद के नाम चला जाता है और एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई की घुटाई में लग जाता है। इसके बाद आप देखिए जो समय बचता है उसका अधिकांश हिस्सा धन अर्जन की उठापटक में गल जाता है और शेष बचा समय खानपान, मौज, शौक, मित्र, रिश्तेदारी आदि के नाम खर्च हो जाते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, बस सीखना चाहिए। इस तरह के कॉलम से हमें कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। जलने लगी पराली। अब आप देखते हैं कि एक तरह से जो फसल का अवशेष बचता है ना, उसे जलाने की जो बातें होती हैं उसी की बात हो रही है। अभी मानसून की विदाई ही हुई, लेकिन आप देखते हैं कि पंजाब में फसलों के अवशेष यानी पराली जलनी शुरू हो गई है। यह इसलिए अनपेक्षित है क्योंकि आमतौर पर पंजाब में अक्टूबर से पहले सप्ताह से पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह ठीक है कि पंजाब में पराली जलाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्पष्टीकरण भी मांग लिया है, लेकिन इसके आसार कम ही है कि उसे कोई संतोषजनक जवाब मिलेगा और पंजाब में पराली जलाने के सिलसिले को थामा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अब आप देखिए किसानों की अपनी समस्याएं हैं। अब आप देखिए उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि उससे वो कहीं ठिकाने लगा सके और पराली का वरना आप देखते हैं कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है और मैं कहता हूं कि इसे देसी खाद में बदला जा सकता है। कुछ सरकार आगे बढ़ जाए, कुछ किसान बढ़ जाए। और आप देखते हैं कि पंजाब में पराली जलाए जाने से यही पता चलता है कि अभी तक वहां ऐसे प्रबंध नहीं किए जा सके कि किसानों को फसलों के अवशेष ना जलाने पड़े। यदि भी ऐसा करते हैं तो उन्हें इससे रोका जा सके। यह निराशाजनक है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में पराली को जलाने से रोकने के लिए पिछले कई वर्षों से तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन वे प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। चिंताजनक यह है कि इन राज्यों की देखा देखी अन्य राज्यों में भी पराली जलाई जाने लगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों के समक्ष ऐसे उपाय पेश नहीं किए जा सके जिससे उन्हें पराली न जलानी पड़े। और आप देखिए जो पंजाब, हरियाणा आदि में पराली जलाए जाने से उठने वाले धुआं देश की राजधानी में वायु की गुणवत्ता को कहीं अधिक प्रभावित करता है। इसलिए केंद्र सरकार भी सक्रियता दिखाती है और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि सर्दियों में दिल्ली समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है और वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करता है। हैरानी नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही हो, क्योंकि लगता नहीं है कि सभी राज्यों ने ऐसे प्रबंधन कर लिए और जिससे पराली ना जले। यह ध्यान रहे कि सर्दियों में वायु की गुणवत्ता केवल पराली जलाए जाने से ही प्रभावित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए वह सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, वाहनों के उत्सर्जन, कूड़ा करकट जलाने से भी प्रभावित होती है। अच्छा होगा कि प्रदूषण रोधी एजेंसियां पराली को जलाए जाने से रोकने के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारणों का भी निवारण करें। निसंदेह सुप्रीम कोर्ट को भी इससे और ध्यान देना होगा और उसे दिल्ली के साथ शेष देश के पर्यावरण को भी चिंता करनी होगी। और इस क्रम में आप देखिए यह भी समझना होगा कि यदि वायु प्रदूषण की चिंता केवल सर्दियां आने पर ही की जाएगी तो अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सकते हैं। और वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी वर्ष भर करनी होगी, क्योंकि अब बरसात को छोड़कर देश के बड़े हिस्से वायु की खराब गुणवत्ता से जूझते रहते हैं। वायु प्रदूषण केवल जनजीवन पर ही बुरा असर नहीं डालता, बल्कि वह देश की छवि भी मलिन करता है। सुरक्षित सफर की चुनौती। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मामले में देर से सही परिवहन विभाग और पुलिस की नींद टूटती दिख रही है और इन विभागों को अब समझ आ रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए सभी श्रेणियों के मार्गों का सुरक्षा ऑडिट जरूरी है। कहा जा रहा है कि इन पर दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। यह बात भी विभागों में तब समझ आई है जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में पेंच कसे। विभागों से दुर्घटनाओं के संबंध में बार विवरण जुटाने को कहा गया। कहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और इनकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन कराया जा रहा है। यह ठीक ही है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद परिवहन और पुलिस विभाग ने इस दिशा में नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मूल प्रश्न अपनी जगह बना हुआ है कि विभागों ने इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 8 महीने के अंतराल में राज्य में तकरीबन 800 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कितनी? 800 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और पिछले 2 साल की तुलना में यह 25% देखें। इनमें कुछ दुर्घटनाएं तो चालकों की लापरवाही के कारण हुई हैं, पर बड़ा आंकड़ा उनका भी है
जिनकी वजह सड़कों को तकनीकी खामी रही है, ऐसे स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में रखे गए हैं पर इनमें से ज्यादातर का समुचित उपचार नहीं हुआ है। अब आप देखते हैं कि क्या समुचित उपचार नहीं हुआ। अब जबकि दुर्घटनाओं के लिहाज से खतरनाक क्षेत्रों का फिर से ब्यौरा जुटाया जा रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह आंकड़ा फाइलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे और इनके उपचार की दिशा में भी विभाग तत्परता दिखाएंगे, अन्यथा इस कसरत का कोई फायदा नहीं होने वाला है। राज्य सरकारों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जनता के बीच इस बात का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि सरकार सफर सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केरल का जल बजट, याद देखिए, केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य है। इसे अपनाकर केरल ने जल की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, कृषि उत्पादन की सुनिश्चितता, पर्यावरण व समग्र जल सुरक्षा और पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में मिसाल कायम किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पहली वर्षा केरल के समुद्री तट पर ही होती है। बावजूद इसके गर्मी के दिनों में राज्य के कुछ इलाकों पानी की कमी का सामना करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही केरल ने जल बजट बनाने का फैसला किया। ये आप देख लीजिए, केरल है, इतना पानी बरसता है, उस समय हम लोग इसे इकट्ठा करने सहेजने की बात नहीं करते हैं, लेकिन गर्मियों में हम लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी केरल की 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 140 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9, लोकसभा में 20 सीटें। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। जल बजट जल संसाधन की मात्रा निर्धारित करने, उनके प्रबंधन पर केंद्रित एक रणनीति है। यह जल की उपलब्धता और उसके उपयोग का सालाना ब्यौरा देता है। जल बजट किसी वर्ष विशेष में प्राप्त पानी को वितरित और प्रबंधित करने का समाधान प्रस्तुत करता है। यह जल के उपभोग की सीमा निर्धारित करता है और जिससे भूमिगत जल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके भंडारण को स्थायी रूप से सूखने से बचाया जा सकता है। यह भूजल की स्थिति की जानकारी भी प्रदान करता है। जल बजट निर्धारण का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर होता है और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता है और इसके तहत उपलब्ध जल संसाधन को विभिन्न उपयोगों में खर्च करने की योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार जल संसाधन का कुशल उपयोग किया जाता है। अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे पास कितना पानी शेष है और वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो हम उसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आसन्न जल संकट को भी टाला जा सकता है। सूखे और मानसून की अनिश्चितता तथा जल बजट जैसी व्यवस्था न होने के कारण ही देश में कई शहर डे जीरो की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों अपने निवासियों की प्यास के साथ साथ अन्य जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता पेश कर चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने के पानी का अभाव होगा। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 2015 में, उसी की बात हो रही है। निसंदेह स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति हमारा संवैधानिक अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी शामिल है। हालांकि यह तभी संभव है जब हर एक स्तर पर जल संरक्षण के सार्थक प्रयास हों और जल संकट के व्यापक होने का प्रमुख कारण भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन भी है। जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं निबंध लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो इस तरह के जो मामले रहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 की बात हो रही है, ठीक है, ये नोट कर लिया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना आपका टेलीग्राम, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये उपकरणों के हथियार में बदल जाने का संकट अभी आप देखते हैं लेबनान में जो हुआ ना, उसी को लेकर बात हो रही। पेजर फटने की जो घटनाएं हुई हैं, वॉकी टॉकी फटने की जो घटनाएं हुई हैं, और इस आधुनिक युग में सूचना संचार से लेकर ऐसे दर्जनों काम हैं जिसमें आप देखते हैं कि विज्ञान की देन कही जाने वाली तकनीक, मशीनें और उपकरणों ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया। हालांकि तकनीक के दूसरे पहलू की अपनी कई समस्याएं भी है और मैं कहता हूं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जैसे इंटरनेट और मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा होने का हवाला अक्सर दिया जाता है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि तकनीक तो असल में हमारी जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन क्या यह वास्तव में जानलेवा हो सकती है? हाल ही में लेबनान, सीरिया में हिजबुल्लाह के हजारों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे संचार उपकरण पेजर, वॉकी टॉकी और हैंड हेल्ड रेडियो सेट विस्फोट के कारण अचानक फटे तो दुनिया इनके जानलेवा होने वाले पक्ष को देखकर हैरान रह गए
और दावा किया गया है कि पेजर और वॉकी टॉकी के अलावा घरों में लगे सोलर पैनलों में भी ऐसे ही विस्फोट हुए हैं। दावा है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आज लेबनान समेत पूरी दुनिया आशंकित है क्या कभी उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे उपकरणों का युद्धक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। क्या क्या आप देखेंगे दुनिया उस दौर में पहुंच गई है जहां कोई देश अपने शत्रु के सैनिकों, नागरिकों को कोई वास्तविक जंग छेड़े बिना घर बैठे महज एक बटन दबाकर नुकसान पहुंचा सकता है। आप देखिए हर किसी के पास दुनिया भर में फोन है, अगर उसमें आप देखते हैं छोटा सा विस्फोटक शामिल कर देते हैं, यही तो हुआ पेजर में। और आप देखते हैं कि कहीं एक बटन दबाए कोई और तमाम हो जाए। जंग में क्या सब जायज है? तो लेबनान ने जब यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पूछा तो प्रतिक्रिया में पेजर और वॉकी टॉकी को हमलों का जरिया बनाने को अनैतिक और युद्ध अपराध कहा गया। असल में बीते करीब एक साल से इजराइल गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की स्थिति में है, और इस जंग में जिसका जहां दाव लग रहा है वह उस तरीके से अपने शत्रु पर हमला कर रहा है। इस जंग में अपनी ओर से ये देश कई ऐसी सावधानी भी बरत रहे हैं ताकि वे अपने दुश्मनों की नजर में ना आए। जैसे कि हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को संचार के लिए मोबाइल या इंटरनेट के बजाय पेजर नामक उस उपकरण के इस्तेमाल का आदेश दे रखा, जिसमें कोई सिम कार्ड जैसी चीज नहीं होती है। पेजर मोबाइल फोन से पहले के जमाने की तकनीक है। इसके जरिए अमूमन कोई संदेश अंकों या फिर अक्षरों के आदान प्रदान तक सीमित रहता है। पेजर की खासियत यह है कि इसके उपयोगकर्ता की मौजूदा स्थिति यानी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह वॉकी टॉक से भी संदेश प्राप्त किए और भेजे जा सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति बात कर सकता है। यह बैटरी से चलता है और इससे सेलुलर नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। हिजबुल्लाह को यह खतरा रहा है कि इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद उसके लड़ाकों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है, लिहाजा उसने अपने लड़ाकों को कम तकनीक क्षमता वाले पेजर और वॉकी टॉकी प्रयोग करने के लिए दिए हैं। पेजर और आप देखिए वॉकी टॉकी ऐसी बेसिक उपकरण हैं जिन्हें इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन का पता लगाकर उस पर कोई हमला नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाल के हमलों से साबित कर दिया कि सिर्फ पेजर और वॉकी टॉकी ही नहीं, हर किस्म के उपकरण हथियार में तब्दील किए जा सकते हैं। और आप देखते हैं कि वास्ते उसके निर्माण की प्रक्रिया और सप्लाई चेन में कोई सेंध लगाई जा सके। और अंदाजा है कि यह खुफिया सूचना की हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के लिए हजारों पेजर एक साथ खरीदने वाला है, किसी तरह इजराइल के हाथ लग गई होगी। माना जा रहा है कि निर्माण अथवा सप्लाई चेन में ही किसी स्तर पर मोसाद ने घुसपैठ कर ली होगी। पेजर, वॉकी टॉक आदि में विस्फोट लगा दिए होंगे। ये विस्फोटक इस प्रकार लगाए गए थे कि इन्हें कोई संदेश भेजकर सक्रिय किया जा सके। कैसे हथियार में बदली तकनीक, ये भी देख लीजिए। तो वैसे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलने वाले पेजर और वॉकी टॉकी आज के आधुनिक दौर में गुजरे जमाने के उपकरण लग सकते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये आज भी इस्तेमाल में आ रहे हैं, जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कोयला खदानों समेत कई ऐसे संवेदनशील उद्योगों में जहां मोबाइल नेटवर्क आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है। इसलिए आपात स्थितियों में मोबाइल फोन के मुकाबले ये ज्यादा विश्वसनीय संचार उपकरण साबित होते हैं। पर्याप्त प्लास्टिक से बने पेजर और वॉकी टॉकी किसी सिग्नल को ग्रहण कर उसे डिकोड नहीं कर सकते हैं। इसकी संरचना में एंटीना, स्पीकर, माइक्रोफोन, बैटरी, ट्रांसमीटर, रिसीवर होते हैं। और स्पीकर माइक्रोफोन को छोड़ दें तो शीर्ष तीनों विस्फोटक के कंटेनर का काम कर सकते हैं। यही नहीं, इस उपकरण के अंदर बैटरी के आसपास इतनी खाली जगह होती है कि जहां छोटा मोटा विस्फोटक लगाया जा सकता है। यहाँ एक बड़ी सवाल और आशंका ने जन्म लिया है, वह यह है कि इस तरह मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर समेत हर उपकरण को हैक किया जा सकता है, उसी युद्धक हथियार में बदला जा सकता है। क्या बम में बदल सकता है मोबाइल? इसमें संदेह नहीं कि यदि किसी भी उपकरण के निर्माण और आपूर्ति प्रक्रिया में कोई देश जंग के इरादे से सेंध लगाने में सफल हो जाए तो उनके उपकरणों को वांछित समय पर निर्देश देकर विस्फोट करने अथवा कोई अन्य गड़बड़ी करने के लिए सेट किया जा सकता है। इनमें से मोबाइल या फिर कहें कि स्मार्टफोन तो अपनी अत्याधुनिक कार्यप्रणाली और वायरलेस कनेक्टिविटी के कारण पेजर, वॉकी टॉकी की तुलना में कहीं ज्यादा असुरक्षित है। इंटरनेट, जीपीएस ट्रैकिंग और रिमोट कंट्रोल आदि जिन सहूलियतों ने मोबाइल फोन को अत्यधिक सुविधाजनक उपकरण में तब्दील किया, वे सभी से जंग का सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कारगर हो सकते हैं। और इससे सबसे जरूरी सूचना यानी लोकेशन तो एक आम इंसान तक हासिल कर सकता है। सेना या बड़ी एजेंसियां उन्हें हैक करके इन पर कॉल और मैसेंजर भेजकर धमाके तक का कर सकती हैं। और आप देखिए मोबाइल फोन तो वैसे भी अपनी लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी समस्याओं के कारण पहले ही से ही कुख्यात रहे हैं। ज्यादा गर्म हो जाने में इनमें स्वतः विस्फोट हो जाने के दर्जनों हादसे विकास में आ गए हैं।
शॉर्ट सर्किट होने से लिथियम आयन बैटरी के फटने की समस्या बहुत आम रही है। वैसे तो स्मार्टफोन में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को पेजर और वॉकी टॉकी के मुकाबले ज़्यादा पुख्ता माना जाता है, लेकिन बैटरी कंट्रोलर सिस्टम को ही अगर कोई हैक कर ले तो उससे जब उसमें विस्फोट करा सकता है जब चाहे। यह काम कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। यही नहीं, मोबाइल फोन की तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT तकनीक से जुड़े अन्य सारे उपकरण हैक किए जा सकते हैं और उनसे अव्यवस्था फैलाई जा सकती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आधुनिक किस्म की जंग में तकनीकी एक बड़े हथियार की भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुके हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, ड्रोन, लेजर, बम, सैटेलाइट हैकिंग और अंतरिक्ष में लड़े जा सकने वाली युद्ध, इन सभी तकनीकों का योगदान है जो देश जासूसी और जंग के लिए इनके इस्तेमाल और के तौर तरीकों से लैस है। आज की तारीख में उससे दूसरे देशों के मुकाबले युद्ध में बढ़त हासिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे शत्रु देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में नहीं उतारना है, बल्कि यह काम एक अत्याधुनिक कमांड स्थापित करने और घर बैठे मशीनों को संदेश देने भर से संपन्न हो जाता है। कई बार आप देखते हैं हम लोग चाइनीज कंपनियों का फोन उपयोग करते हैं ना, तो उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि कहीं इसमें तो कोई घपला तो नहीं है, कोई आप देखिए हमारे देश की खुफिया जानकारी तो नहीं चुरा लेगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता से बचाव संभव। और कहते हैं कि चाइना में तो अपनी आप देखते हैं अपनी उनकी साइटें हैं, वेबसाइटें हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसे भरोसा नहीं है दूसरे देशों पर। आज की तारीख में मोबाइल फोन के जरिए अपना डाटा दुनिया भर की कंपनियों के हवाले करके हम खुद कई गलतियां कर चुके हैं। फिर भी हिदायत दी जाती है कि जहां तक मुमकिन हो इंटरनेट और बेहद एडवांस तकनीक से लैस उपकरणों के इस्तेमाल से बचें। इस्तेमाल में IoT से लैस चीजें जैसे आधुनिक कारें सुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन वो हैकिंग की सूरत में ये खतरनाक बन सकती हैं। जनता के स्तर से अलग हटकर सरकार के स्तर पर एक समस्या और भी है, वह है तकनीक में आत्मनिर्भरता के अभाव की। हमारे देश में सर्विस सेंटर यानी IT इंजीनियर में सॉफ्ट स्किल से लेस्ट कर्मचारियों की फौज तैयार करने में महारत हासिल की है, लेकिन निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में भारत पिछड़ गया है। इसके फलस्वरूप देश आज अपना ज्यादातर इलेक्ट्रिक सामान चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों से मंगाता है। यह स्थिति सही क्यों नहीं है? इसे समझना चाहिए कि अमेरिका ने चीन की कंपनी हुआवे के उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। मोबाइल से लेकर तमाम घरेलू उपकरण, विशाल इंजीनियरिंग के सामान बनाने वाली इस कंपनी पर अमेरिका का आरोप है कि वह अपने उपकरणों के जरिए डाटा जमा करती है और जासूसी करने में चीन के नेतृत्व की मदद करती है। उपकरणों के जरिए डाटा संग्रह करने या उसे चुराने की प्रक्रिया जैसे जंग में किसी देश की मदद कर सकते हैं। लेबनान में हुए हालिया हादसे के मद्देनजर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। बेशक तमिलनाडु में आईफोन की फैक्ट्री लगाकर भारत ने इस दिशा में सही पहल की है, लेकिन कोशिश करनी होगी कि सभी तरह के उपकरणों के निर्माण में देश की आत्मनिर्भरता हासिल करें। ऐसा करना आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार पैदा करने के नजरिए से ही नहीं बल्कि युद्ध की सूरत में अपने हितों को संरक्षित करने के लिहाज से भी जरूरी है। आजकल आपने देखा होगा हर कोई ट्रू कॉलर यूज करता है। अब आप देखिए ट्रू कॉलर में क्या रहता है कि आपकी जानकारी चली जाती है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। राजनीति की खबरें हैं आर्टिकल तो देखना होगा, अगर देख सकते हैं आप लोग। चिंतित करता विषैला होता भूजल। आजकल पानी के प्रदूषण की बातें हो रही हैं, जल प्रदूषण की खूब, लेकिन जागरूक कोई नहीं हो रहा है, बातें ही होकर रह जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है और उसी गति से यहाँ पानी की मांग भी बढ़ रही है। दिल्ली में पूरे साल पानी वितरण का तंत्र जिन टैंकरों पर टिका है उनकी जलापूर्ति भूजल के ऐसे स्रोतों से हो रही है जो जहर बन चुके हैं। उस जल को शुद्ध निरापद बनाने कि ना तो कोई उपाय है और ना ही प्रयास हो रहे हैं। कितना दुखद है कि मजबूरी में लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें बीमार बना रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य खतरनाक रसायनों से परिपूर्ण है और ये हड्डियों के रोग, दांतों की कमजोरी से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा हड्डियों और दांतों को कमजोर कर देती है। आर्सेनिक की अधिक मात्रा में से त्वचा, आंखों, कैंसर, फेफड़ों और किडनी की बीमारी होती है। वहीं लवणता बढ़ने से ब्लड प्रेशर और पथरी का रोग होता है। और एक तो दिल्ली में भूजल और गहराई में जा रहे हैं, इसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। दिल्ली में आप देखिए भूजल की उपलब्धता सालाना 291.54 मिलियन घन मीटर है। पाताल खोद कर निकाले गए पानी से यहाँ 47,500 हेक्टेयर खेत सिंचे जाते हैं। 142 मिलियन घन मीटर पानी कारखाने एवं पीने के काम आता है। दिल्ली जल बोर्ड 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी जमीन से निकालता है, जहां 1983 में यहां 33 फीट गहराई पर पानी निकल जाता था। आज यह गहराई 132 फीट हो गई है। इसमें भी नाइट्रेट, फ्लोराइड एवं आर्सेनिक जैसे रसायन हानिकारक स्तर पर पहुंच गए हैं। सनद रहे पाताल
के पानी को गंदा करना तो आसान है, पर उसका परिशोधन करना करीब असंभव है। जाहिर है कि भूजल के हालात सुधारने के लिए बारिश के पानी से रिचार्ज एवं उसके कम दोहन की संभावनाएं खोजनी होगी। आखिर दिल्ली के गर्भ के जल को जहरीला कौन बना रहा है? इस महानगर में कूड़े का सही तरह के से प्रबंधन और निस्तारण न होना इसका सबसे प्रमुख कारण है। यहाँ कूड़े के 3 विशाल पहाड़ हैं और उनका हर दिन कद बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया से वैध अवैध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कचरे यहाँ आ रहे हैं। इनका गैर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किए जाने से उपजे खतरनाक रसायन बहुत बहुत चुपके से धरती पर गहरे तक समा रहे हैं, जीवनदायी जल को जहर बना रहे हैं। ई कचरे के लगभग 97% हिस्से को अवैज्ञानिक तरीके से जलाकर या तोड़कर उनमें से कीमती धातु निकाली जाती हैं। शेष को यूं ही कहीं फेंक दिया जाता है। और इससे रिसने वाले रसायनों का एक भयानक तत्व यह है कि इस कचरे की वजह से पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है। ई कचरे के आधे अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल रहे हैं जो पेड़ पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। इसके चलते पौधों में विकास संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पा रही है। इसका असर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर हो रहा है। बैटरियों, कंप्यूटरों और मोबाइल फोन का कचरा सबसे खतरनाक है। इनमें पारा, कोबाल्ट, कैडमियम और ना जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। कैडमियम से फेफड़े और किडनी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कंप्यूटर का वजन लगभग 3.15 किलोग्राम होता है, जिसमें इसमें 1.90 किलोग्राम सीसा, 0.693 ग्राम पारा और 0.049 ग्राम आर्सेनिक होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अवशेष पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री गलती सड़ती नहीं है और जमीन में जज्ब होकर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने का काम करती है। और इसी तरह जहर बैटरियों और बेकार मोबाइल फोनों से भी उपज रहा है और इससे निकलने वाले जहरीले तत्वों और गैसें मिट्टी और पानी में मिलकर इन्हें बंजर और जहरीली बना देती हैं। फसलों और पानी के जरिए ये तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। बैटरियों से निकला तेजाब नालों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पानी के साथ मिलकर धरती में जहर भर रहे हैं। यहाँ के खेत और यमुना के कछार में सब्जी उगाने में बेशुमार रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल ने गहरे तक धरती और उसकी कोख के पानी को विष में बदला दिया है। और दिल्ली में जल आपूर्ति और बगैर भूजल के संभव नहीं है। इस दूषित पानी के सेवन से यहाँ की बड़ी आबादी बीमार हो रही है। इससे लोगों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ तो बढ़ ही रहा है और उनकी कार्य करने की क्षमता और आर्थिक तंत्र भी गड़बड़ा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए आज दिल्ली और इसके आसपास करीब 100 किलोमीटर के दायरे में कचरा उठाने और इनके निस्तारण, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए एक बड़ी और स्पष्ट नीति बनाने की तत्काल जरूरत है। साथ ही समूचे इलाके में जैविक खेती भी अनिवार्य की जानी चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के दैनिक जागरण का संपादकीय पार्ट कवर होता है, इसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, आप लोग अपना 100% दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। धन्यवाद।